हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। तो कल हम एनर्जी के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी टू डू वर्क। जितना ज़्यादा आप काम कर रहे हो इसका मतलब आप में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी है, और अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। जिस ऑब्जेक्ट पे आप काम करते हो उसमें आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है और आप कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस कर देते हो। तो अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या क्या होती हैं। अब अलग अलग फॉर्म्स में होती है एनर्जी हमारे पास अवेलेबल, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी जिसमें आती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। वो हम आपको बताएंगे। आप कुछ ऐसे एग्जांपल देखो जिससे आप आसानी से समझ सको। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे कि घरों में हमारे बिजली होती है, पंखे चलते हैं। पंखे किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी उसमें अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करती है और फिर वो कुछ वर्क डन कर पाते हैं। जैसे कि लाइट एनर्जी जिस वजह से हम कुछ देख पाते हैं। ऐसे हीट एनर्जी जिस वजह से चीज़ें गर्म हो जाती हैं। कोई हीट एनर्जी मतलब जिससे हीट अप हो जाता है सिस्टम। तो आज के लेक्चर में हम दो एनर्जीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। वैसे पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों ही ये क्या है? मैकेनिकल एनर्जी के पार्ट हैं। कौन सी एनर्जी के पार्ट हैं? मैकेनिकल एनर्जी। अब बोला ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स जस्ट स्टडी ऑफ मोशन। तो उनमें जो एनर्जीज यूज होंगे वो क्या होंगी? मैकेनिकल एनर्जीज। अब मैकेनिकल एनर्जी मतलब कि ऑब्जेक्ट्स के मोशन की वजह से, उनके स्टेट ऑफ मोशन की वजह से उनमें जो एनर्जी होती है उनको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और ये मैकेनिकल एनर्जी बराबर किसके होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब वन बाय वन ये देखेंगे हम कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखो, मैकेनिकल एनर्जी कौन सी होती है? जो उनके मोशन की वजह से, स्टेट ऑफ मोशन की वजह से उनमें एनर्जी जो होती है। स्टेट ऑफ मोशन क्या होती है? स्टेट ऑफ मोशन बेसिकली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताना विद डायरेक्शन। वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होती है, वेलोसिटी बताना और उसकी डायरेक्शन बताना, हम उसको क्या कहेंगे कि हमने स्टेट ऑफ मोशन बताई है। तो अब वेलोसिटी तो कई केसेस में जीरो भी हो सकती है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकते हैं। वेलोसिटी जब जीरो होगी तो ऑब्जेक्ट्स आर इन रेस्ट। तो ये दोनों एनर्जी बेसिकली उन्हीं के बारे में है कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होते हैं तब उनमें कौन सी एनर्जी होती है और जब वो मोशन में होते हैं तब उनमें कौन सी एनर्जी होती है। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस काइनेटिक एनर्जी। आज के लेक्चर में हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी जो ऑब्जेक्ट्स में होती है उनके मोशन की वजह से, उनके मूविंग स्टेट की वजह से। एक एग्जांपल लो आप कि मान लो आप नॉर्मल चल रहे हो, नॉर्मल आराम से आप जा रहे हो, किसी से आप टकरा गए। ओह, टकरा गए, सॉरी बोला और चले गए। एक मान लो कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पीड से भाग रहे हो, आप एथलीट हो, हुसैन बोल्ट से भी ज़्यादा स्पीड से मान लो आप भाग रहे हो। क्या आपके सामने कोई आएगा? अगर मान लो आपसे कोई टकरा जाए तो आप उसको थोड़ी दूर तक तो घसीटते हुए ले जाओगे, या फिर उसको चोट लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि हो तो आप ही, पहले भी आप ही थे, अब भी आप खुद ही हो। दूसरा बंदा, जब आप नॉर्मल आराम से चल रहे हो तब जब आप किसी से टकरा जाते हो तो इतना कुछ खास इफेक्ट नहीं होता, और वही आप हो और आप जब ज़्यादा स्पीड से चल रहे हो तब जब आप किसी से टकरा जाते हो तब ज़्यादा नुकसान होता है, ज़्यादा चोट लगती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में आप में एनर्जी ज़्यादा होती है, और वो एनर्जी जो होती है वो कौन सी होती है उस टाइम पे? काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि आप मोशन में हैं, आप मूविंग ऑब्जेक्ट हैं। अब काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हुआ फिर? जिन ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उनमें उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है?
जिन ऑब्जेक्ट्स में मोशन होगा, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर मोशन। लिख भी देते हैं चलो ये लाइन तो, काइनेटिक एनर्जी is the energy possessed by the objects due to their motion। उनके मोशन की वजह से उनमें जो एनर्जी आ जाती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब आपने इस एग्जाम्पल से आपको समझ में भी आ गया होगा, जब आप धीरे चल रहे हो तो आपके पास इतनी एनर्जी नहीं है, और जब आप बहुत ही तेज़ स्पीड से चल रहे हो, भाग रहे हो, तब आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी कम स्पीड होगी उतनी ही आपके अंदर कम काइनेटिक एनर्जी होगी। अब एक एग्जांपल और देखते हैं कि मान लो आप साइकिल चला रहे हो और आगे एक बहुत बड़ा सा टीला है, मिट्टी का टीला है, मान लो ब्रेक कर, मान लो कुछ भी, मतलब ऊंचाई है, आगे ढलान है कुछ इस टाइप से। तो उसमें आप क्या करोगे? आप नॉर्मल साइकिल चढ़ाने की कोशिश करो, नहीं चढ़ा पाएगी। फिर आप थोड़ा सा और उसको बैक लेके जाओगे, फिर स्पीड से आओगे, फिर चढ़ाने की कोशिश करोगे। अगर नहीं चढ़ पाई तो फिर थोड़ा और बैक लेके जाओगे, बैक में जाओगे, और फिर बिल्कुल स्पीड से आओगे और फिर चढ़ाने की कोशिश करोगे। ऐसे करते करते मतलब चढ़ जाएगी एक बार साइकिल। तो उस केस में भी क्या हुआ? जब आप नज़दीक से आ रहे हो, आपकी वेलोसिटी कम है, तो आपके पास एनर्जी भी कम है। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। जब आप पीछे जाते हो और बिल्कुल स्पीड में आते हो तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो आप इजीली उस टीले पे चढ़ जाते हो। एनर्जी ज़्यादा मतलब आप काम करने की आपकी एबिलिटी अब ज़्यादा हो गई, आप ज़्यादा वर्क डन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही है कि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होती है कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स मोशन में होते हैं, उनके मोशन की वजह से उनमें जो एनर्जी आती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और अब कोई बोले कि आप चलो इस बात से अंदाज़ा तो लगा लो कि काइनेटिक एनर्जी किस ऑब्जेक्ट की ज़्यादा है किसकी कम है, उनकी वेलोसिटी को देखकर, लेकिन कितनी काइनेटिक एनर्जी? फिर कोई पूछ ले, अगर मैं आप बोलो कि जब आप भाग रहे थे तो आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, अगर मैं पूछूं आपसे आपके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, आप इतना बता सकते हो कि जब आप चल रहे थे उसके कंपैरिजन में ज़्यादा थी, लेकिन कितनी ज़्यादा, कितनी थी? मतलब हमें काइनेटिक एनर्जी की कुछ ना कुछ अब वैल्यू भी निकालने की ज़रूरत है कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है। अब कोई बच्चा कहेगा कि कैपेसिटी टू डू वर्क होती है एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी तो फिर वर्क डन के बराबर हो जाएगी। निकालने की क्या ज़रूरत है इसमें? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अभी तो आपने बताया था कि वर्क डन ही एनर्जी होती है, यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। हाँ, होती है, वर्क डन ही एनर्जी होती है, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी ही करते हैं हम। लेकिन अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी को बेचारी को वर्क डन से पहचान मिल रही है, वो रूठ जाएगी। उसको भी अपनी एक पहचान चाहिए ना अलग से, कि उसकी भी एक अलग से डेफिनेशन हो। जैसे कि वर्क डन आपको पता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी का भी कुछ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करते हैं। देखिए, एक बात तो आपको पता ही है कि काइनेटिक एनर्जी डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो एनर्जी इक्वल होती है वर्क डन की। कि एनर्जी बेसिकली क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क। तो एनर्जी इक्वल होती होगी किसके? वर्क डन के। और वर्क डन हमें पता है, वर्क डन क्या होता है बताओ? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है हमारे पास वर्क डन, है ना। तो बोला फिर इतना पंगे हम करें क्यों? तो फिर अलग पहचान भी तो देनी है ना काइनेटिक एनर्जी को। तो देखो, अब एक ऑब्जेक्ट मान लो आप, अब इसको पहचान देने के लिए एक ऑब्जेक्ट मान लो जो स्टार्टिंग में u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, आराम से वो जा रहा है, हम उस पर मतलब कुछ नोटिस नहीं कर रहे, बस हमें ये पता है कि u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बाद में एकदम से किसी ने धक्का लगा दिया, यानी कि
किसी ने इस पे फोर्स लगा दिया F, किसी ने इस पे फोर्स लगा दिया F, तो जब एकदम से कोई धक्का लगाएगा तो एक बार के लिए उसकी स्पीड बढ़ जाएगी ना। स्पीड यानी कि वेलोसिटी मान लो यहाँ पे u से उसकी वेलोसिटी मान लो चेंज होकर हो गई v, ठीक है। और हम सिर्फ इसी ड्यूरेशन में उसको देख रहे हैं, उसको नोटिस कर रहे हैं कि पहले वो u स्पीड से u वेलोसिटी से आ रहा था, फिर हम देख रहे थे उसको एकदम से किसी ने धक्का मारा, उसकी वेलोसिटी v होगी। उसके बाद हमने नोटिस करना बंद कर दिया, बस ये गिरा पड़ा उठा क्या हुआ हमें नहीं पता, हमने देखना बंद कर दिया। यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u और फाइनल धक्का लगने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई v। अब ये भी मान लो कि u से v तक वेलोसिटी चेंज हुई, तब धक्का लगने के बाद एकदम से उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया s का, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया s का, और अब एकदम से धक्का लगा है तो वेलोसिटी एकदम से ज़्यादा होगी। वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उसके अंदर यानी कि चेंज इन वेलोसिटी हुआ है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगी, तो वो एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं कि a वहाँ पे हुई है एक्सेलरेशन, ठीक है, a हुई है एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का हम केस ले रहे हैं तो कुछ माइंड में आना चाहिए, चैप्टर 8th मोशन में आपको करवा चुकी, तो इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास 3 है इक्वेशन ऑफ मोशंस, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन दी हुई है और उसकी कंडीशन भी यही होती है, तो करें फिर इस्तेमाल। बताओ जल्दी से क्या थी इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी बताओ फटाफट से। v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, क्या यही थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वेरी गुड। सेकंड क्या थी जल्दी, अगर ये भी नहीं आता ना तो फिर क्या करोगे तुम, करवा चुकी हूँ मैं ये, अगर नहीं आता तो पहले प्रीवियस लेक्चर्स देखो आप। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये थी सेकंड। और थर्ड बताओ जल्दी से, वेरी गुड, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये थी थर्ड। ये इक्वेशन ऑफ मोशंस थी हमारे पास, ठीक है। और ये तो पता ही होगा v क्या है u क्या है, यही सब है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने अभी भी बताया। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्यों ना हम इन इक्वेशन ऑफ मोशंस से कहीं से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लें। तो भाई मैं सिलेक्ट करती हूँ ये थर्ड इक्वेशन, आप किसी और इक्वेशन से निकालना चाहो उससे भी निकाल सकते हो, ट्राई करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूँ तो यहाँ पे यानी कि s है, s इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एज इट इज़, और डिवाइड में क्या आ जाएगा ये 2a, तो ये मेरे पास आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट को s की मेरे पास वैल्यू आ गई, मैं इसको रखूँगी यहाँ पे, और कुछ वर्क डन में मैं थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस कर रही हूँ, क्योंकि बेसिकली यहीं से मुझे काइनेटिक एनर्जी मिलने वाली है, तो उसी में करते हैं कुछ। तो W वर्क डन बराबर फोर्स को फोर्स ही रखते हैं, या फिर फोर्स को भी आप चेंज कर सकते हो। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स की जगह लिख लो ma मल्टीप्लाई, डॉट करनी है ना अपने को, डॉट प्रोडक्ट है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। सिंपली मैंने क्या किया, इस s की जगह ये s की मैंने वैल्यू रख दी, और फोर्स की जगह मैंने ma कर दिया। अब क्या होगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचा, रफ कर दूं इसे, सब कुछ इरेज कर देते हैं। क्या बचा अब अपने पास, वर्क डन इज इक्वल टू ये m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2, यानी कि m बाय 2 इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वो स्टार्टिंग में u वेलोसिटी से आ रही थी,
मान लो वो स्टार्टिंग में रेस्ट में थी, एक जगह पे आराम से कोई ऑब्जेक्ट पड़ा था और एकदम से किसी ने धक्का लगा दिया, तो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि जो यहाँ पे u है इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो क्या बचेगा हमारे पास, w इज इक्वल्स टू 1/2 हाफ mv²। और यही होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। और कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। दूसरे पेन से लिख देते ना। काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाती है, हाफ mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अब डिपेंड करती है किस पे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब वर्क डन फिर क्या हुआ, वर्क डन देखो यहाँ पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी v उसकी फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी में उसकी u मान लूँ, दोबारा से हाफ mu² आ जाएगी स्टार्टिंग में उसकी काइनेटिक एनर्जी। मतलब जब वो u वेलोसिटी से चल रही थी तब भी उसके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी ना, वो इसके बराबर है। और फाइनल जब वो v वेलोसिटी से चल रही थी वो इसके बराबर है। तो वर्क डन जो है वो देखो किसके बराबर आया था, ये हाफ mv² माइनस u²। तो ये देखो क्या है, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब लगा देते हो, तो ये क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी का यूज़ किया ना, ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि वर्क डन किसके बराबर आ रहा है, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, कि कितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई। अब मान लो आप जब चल रहे थे आपके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, क्योंकि आप मोशन में थे। जब आप दौड़ने लगे तब भी आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी। तो अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि आपने कितना वर्क डन किया, तो आपकी एनर्जी में कितना चेंज हुआ उससे नापा जाएगा कि आपने कितना वर्क डन किया। मान लो आप वैसे नॉर्मल एग्जांपल ले लो, घर पे भी आप कुछ काम करते हो तो आपने कितना काम किया, आपकी मम्मी को आपकी शक्ल देख के पता चल जाता है, वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कितनी एनर्जी कम हो गई है इनकी। तो वो क्या होता है कि वो बेसिकली चेंज इन एनर्जी ही देखते हैं और उसी से आइडिया होता है कि कितना वर्क किया। तो यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही क्या है, वर्क डन है। और काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या है, हाफ mv²। कोई भी ऑब्जेक्ट जिस भी वेलोसिटी से जा रहा है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है, तो आप v की जगह 5 रखोगे, जो भी उसका मास दिया हुआ है। तो ये एक मैथमेटिकल टर्म आ जाती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के लिए, हाफ mv²। अब काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मास पे और वेलोसिटी पे। कुछ मोमेंटम वाला कुछ याद आ रहा होगा, वो भी ऐसे ही था ना, वो mv निकाला था हमने, तो वो सिंपल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा था, ये वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। यानी कि अगर वेलोसिटी को आप मान लो, पहले वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड, चलो मान लेते हैं एक बार, मान लो कि मास है 2 किलोग्राम का और वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड की, तो काइनेटिक एनर्जी फिर क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी मुझे कैलकुलेट करनी है, हाफ m की जगह मैं क्या लिख रखूँ, मास 2 किलोग्राम इंटू v² की जगह 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 2 4 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल, 4 जूल एनर्जी आ जाएगी। अगर मान लो मैं वेलोसिटी को डबल कर दूं और 2 की बजाय मैं 4 टाइम्स कर दूं, 4 मीटर पर सेकंड कर दूं, तब क्या होगा, तब देखिए हाफ मास वही 4 हो गया, तो 4 के स्क्वायर 16, 4 टाइम्स जो है एनर्जी ज़्यादा हो गई। तो सिंपल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है किसके, v² के। और जब हम मोमेंटम डिस्कस कर रहे थे तब वो सिंपली v के प्रोपोर्शनल था। ठीक है, और इसी से आप वो बुलेट वाला एग्जांपल भी देख सकते हो कि गोली लगती है किसी की, उसका मास तो बहुत कम होता है लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो सोचो उसके अंदर
काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा नुकसान कर पाती है, इसीलिए वो इतनी अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती है। मान लो अब वो जो बुलेट वाली गोली होती है वो होती तो छोटी सी है, अब ये कैप है, मान लो कैप से तो थोड़ी पतली होती है, आई थिंक लंबी तो होती होगी थोड़ी सी। तो ये कैप मैं किसी को ऐसे फेंक के मारूं, क्या कुछ असर होगा? कुछ नहीं होगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को तो पता भी नहीं चलेगा कि लगी भी या नहीं लगी। और वहीं अगर कोई फायर कर दे तो उस केस में वो भी तो इतनी सी होती है, बुलेट भी दो, फिर वो ज़्यादा नुकसान करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, उसके अंदर मोमेंटम ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी अगर उसकी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा वर्क डन कर सकती है, तो वो ज़्यादा वर्क डन करेगी और ज़्यादा नुकसान करेगी। तो आई थिंक काइनेटिक एनर्जी आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट्स के मोशन की वजह से उनमें जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।